नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, वो है इंडियन पार्लियामेंट, हमारे भारत की संसद। देखिए, जैसे कि अपनी इंडिया की पार्लियामेंट है, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पार्लियामेंट रन करती है और उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम भी है। जैसे रशिया का अपना अलग नाम है, डूमा। ऐसे ही जापान का अपना अलग नाम है, डाइट। तो इस तरीके से हमारी पार्लियामेंट अलग अलग। अब जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, वहां पे उसको हम संसद कहते हैं। ठीक है, तो संसद जो है उसको कहा जाता है जिसमें जो है तीन पार्ट्स रहते हैं। क्या क्या? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। एक्चुअली में जो पहले नाम थे वो काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल हुआ करते थे। पर अब जो है 1954 में इनका हिंदी ट्रांसलेशन, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा जो है वो आज के टाइम पे एप्लीकेबल है। राज्यसभा जो है उसको क्या बोला जाता है? अपर हाउस, सेकंड हाउस, हाउस ऑफ एल्डर्स। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऐसे ही जो लोकसभा है, इसका दूसरा नाम क्या है? लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर, पॉपुलर हाउस, या फिर हाउस ऑफ पीपल। ठीक है भाई, तो ये भी आप याद रखिएगा। पार्लियामेंट का सीधा सीधा आपको याद रखना है, इसका काम क्या है? लॉ मेकिंग पावर है। पूरे तरीके से ये भारत के लिए लॉ बनाती है। इसकी जिम्मेदारी ही सिर्फ क्या दे दी गई है? लॉ बनाने की पावर दे दी गई है। जैसे कि आपने अभी तक आर्टिकल 78 तक मेरे साथ पूरा पढ़ लिया है। अब 78 से के बाद 79 से लेके 122 तक पूरा का पूरा किसके बारे में डील करता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के बारे में। तो पूरा हमारा 79 से 122 तक पार्लियामेंट के टॉपिक से डील करते हुए ये पूरा बनाया गया है। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देखिए। सबसे पहली चीज तो, अगर आपको कभी भी एमपी बनना है, अगर आप पार्लियामेंट में गए हो तो आप एमपी बन जाओगे। तो लोकसभा के अंदर 543 एमपीज होते हैं, राज्यसभा में 245। उसके लिए सीधा सीधा दिया गया है कि आपको पहले तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। फिर आपको पहले तो ओथ लेनी होगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो भी पर्सन ऑथोराइज्ड होगा। अब यहाँ पर एज का क्राइटेरिया है, देखिए। मैंने आपको प्रेसिडेंट की एज बताई थी, 35 मिनिमम है। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट की भी 35 है। ऐसे ही गवर्नर्स बनने के लिए 35 होती है। लेकिन राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स है, और लोकसभा के लिए 25 है। ये याद रखिएगा, दोनों के केसेस में ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट ने आरपीए एक्ट 1951 के तहत जितनी भी पावर्स को यहाँ पर बताया है, वो सारी पावर्स भी इसी के अंदर लिखी हुई है। सो इस टाइप से हमारी जो पावर्स है उनका एक्यूमुलेशन जो है यहाँ पर वो दिया गया है। उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा चलता है। इनका जो दोनों हमारे हाउसेस हैं, दोनों के अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो यहाँ पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। वही अगर राज्यसभा की बात करूं तो यहाँ पे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों पोस्ट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा एक सिस्टम जो है यहाँ पर बनाया गया है। और इस तरीके से आपसे जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके अलावा खुद का पार्लियामेंट का अपना एक सेक्रेटरीट होता है, जिसमें पूरा का पूरा वो काम संभालते हैं। परमानेंट वहां पर एक ऑफिसर बैठते हैं, ऑलमोस्ट वो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। और पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में मिलने के लिए नॉट मोर देन 6 मंथ्स होने चाहिए। पूरी पार्लियामेंट को कम से कम साल के 2 सेशन जरूरी है, कंपल्सरी है। लेकिन यूजुअली हमारे 3 सेशन होते हैं। आप उसको बीएमडब्ल्यू की ट्रिक से याद रखोगे, बीएमडब्ल्यू कार होती है ना, उससे याद रखिएगा। बी से सबसे पहले क्या होता है? बजट सेशन। एम से उसके बाद होता है मॉनसून सेशन। और डब्ल्यू से देन होता है विंटर सेशन। तो बजट, मॉनसून और विंटर 3 सेशंस होते हैं। और जो इनके बीच में टाइम पीरियड जो होता है उसको रिसेस कहते हैं। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, 11 बजे से 1 बजे से लेकर के 2 से 6 बजे तक पूरी मीटिंग्स यहाँ पे चल रही होती हैं। अब मैं अगर स्पेशली राज्यसभा की बात करूं, तो राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता है, सबसे पहली बार 1952 में राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं हो सकती। और इसके 1/3 मेंबर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर रिटायर होते रहते हैं। और फिर यहाँ पर एवरी थर्ड ईयर नए इलेक्शन होते रहते हैं। और कितनी भी बार उनको रीइलेक्ट किया जा सकता है, कितनी भी बार। देखो, ये जो पूरी हमारी ये राज्यसभा होती है, इसमें जो स्टेट के एमएलए होते हैं, स्टेट के एमएलए चूज करके राज्यसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनके लिए कोई इलेक्शंस होते हैं। पीपल का इलेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते।
होते भी हैं तो कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। अभी प्रेजेंटली मैं अगर बात करूं तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो रखी गई है 250 पर, जिसमें से 238 स्टेट से आते हैं और यूटी से आते हैं, और 12 कौन नॉमिनेट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। अब ये 12 पीपल कौन से होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 12 पीपल जो है, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है याद रखने में कि इस 12 पीपल के नॉमिनेशन में स्पोर्ट्स की कोई कैटेगरी है। नहीं, स्पोर्ट्स की कोई कैटेगरी नहीं है। क्या क्या है इसके अंदर, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस। ठीक है, ये चार कैटेगरी है। ठीक है, सोशल साइंस, यहाँ पे सोशल सर्विस आप कह लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। सोशल सर्विस, लिटरेचर, आर्ट्स और साइंस, सिर्फ और सिर्फ ये चार कैटेगरीज हैं। और इसमें कोई पांचवी कैटेगरी नहीं है, स्पोर्ट्स की कोई कैटेगरी इसमें नहीं है, आप याद कर लीजिए इसको। तो जितने भी स्टेट्स के लोग आते हैं वो खुद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए होते हैं वो चूज करके भेजते हैं। ठीक है। ये परमानेंट हाउस है, पूरा टर्म 6 इयर्स का रहता है, मिनिमम एज 30 है, मैक्सिमम एज नहीं लिखी हुई। और याद रखिएगा यहाँ पर जो पूरा ये राज्यसभा है, उसमें राज्यसभा में एक तो होते हैं चेयरमैन और एक होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन कौन होते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे वो कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। कहाँ के, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं वो। वाइस प्रेसिडेंट आप याद रखिएगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इससे बन सकता है क्वेश्चन। बाकी इनकी सीट जो है राज्यसभा की स्टेट के हिसाब से होती है। जैसे यूपी की मैं बात करूं तो यूपी की 31 सीट्स है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए उनकी सीट भी ज्यादा है। अब राज्यसभा के पास एक एक्स्ट्रा पावर भी होती है, राज्यसभा के पास ये पावर होती है कि कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना है तो आर्टिकल 312 के तहत ये राज्यसभा ऑथोराइज कर सकती है पार्लियामेंट को इसमें क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे आप देखेंगे, जैसे यूपी है, यूपी के 31 मेंबर्स है, की पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि त्रिपुरा के सिर्फ 1 मेंबर है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं होता, यूएसए में चाहे किसकी भी कैसी भी पॉपुलेशन हो, कितना भी हो, सीनेट में आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। जैसे कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, और सीनेट में कैसे मेंबर हो जाएंगे, 100 मेंबर, 2 मेंबर हर स्टेट से आएंगे, तो 100 मेंबर हो जाएंगे। ये यूएसए का है। पर इंडिया में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें ये पूछा जा सकता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 250, 250, 253, इस सब में जो है पार्लियामेंट किसी भी समय लॉ बना सकती है। कभी भी कोई स्टेट लिस्ट का कोई बात आता है तो यहाँ पर राज्यसभा ऑथोराइज कर सकती है किसी को भी यहाँ पर लॉ बनाने के लिए। ठीक है भाई। ये आप देखेंगे यहाँ पर, पहली एक्ट्रेस जो कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई थी वो है नरगिस दत्त। इनका टर्म 1980 से 1981 तक रहा था। और जयललिता, वो भी यहाँ पर एआईडीएमके के थ्रू मेंबर रही थी राज्यसभा की। विजंती माला यहाँ पर मेंबर रही थी। देविका चौधरानी फर्स्ट एक्ट्रेस थी जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरीके की राज्यसभा। अब आते हैं हम लोकसभा। लोकसभा की भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 पर रखी गई है। और इस 550 में से 530 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट के होंगे और 20 बाकी यूटीज के होंगे। 550 रखी गई है, बट प्रेजेंटली कितनी है, 543। क्योंकि इसकी अभी इसको मतलब लिमिट 550 रखी गई है, बट अभी प्रेजेंटली 543 है, जिसमें से 530 स्टेट के हैं, बाकी बचे हुए यूनियन टेरिटरीज से हैं। जो भी पर्सन यहाँ पर 18 ईयर्स से अबव है, कोई भी पर्सन, मैं आप कोई भी व्यक्ति, तो वो यहाँ पर वोट देने के लिए अधिकार रखता है। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जो भी पर्सन 18 ईयर्स है, तो क्या हमेशा से ये एज 18 ईयर्स रही है, नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा से एज 18 रही है। ये वोटिंग एज को बहुत बार रिड्यूस किया गया है। कब, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में जो ये 21 से 18 ईयर्स की गई है, इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि 21 से 18 जो है वो एज यहाँ पर इनकी रिड्यूस कर दी गई थी। ठीक है। सो एक बार ये वाला जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि 61st अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किससे डील करता है। ठीक है, ये भी कई बार जो है एग्जाम में सीधा बन जाता है। तो देखिए, 61st अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये एक्ट 1988 में आया था। ठीक है, कई बुक्स में आपको 1989 भी मिलेगा, मैं समझा देती हूँ ऐसा क्यों है।
देखो, लोकसभा ने इसको पास किया 15 दिसंबर 1988 को, ये लोकसभा ने किया। राज्यसभा ने 5 दिनों बाद पास कर दिया इसको। अब लोकसभा राज्यसभा के पास होने के बाद कब जाता है, ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट ने इसको परमिशन जो है वो मार्च में दी है, 28 मार्च 1989 को। तो इस वजह से कई बार आपको 1988 में मिलेगा और 1989 में मिलेगा। इसको बी शंकर आनंद जो है एक मिनिस्टर थे कर्नाटका के, वहां वो इसको इंट्रोड्यूस करवा के लेके आए थे। याद हो जाएगा सभी लोगों को इस तरीके से, इंपॉर्टेंट है। कब रिड्यूस हुआ ये कई बार जो है वो पूछा गया है, सो आई विल से ऑल ऑफ यू कि आप इस पूरे को लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं 543, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इनके लिए कोई अलग से, मतलब प्रॉपरली आप कह लो कि इनके लिए अलग से इलेक्शंस करवाए जाते हैं। इलेक्शंस के थ्रू लोकसभा में मेंबर्स चूज किए जाते हैं। पहले क्या हुआ करता था, पहले इसमें से दो मेंबर्स जो है ना वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब ब्रिटिश कम्युनिटी से बिलोंग करते होते थे। लेकिन फिर इसको जो है रिड्यूस कर दिया गया, अब ये चीज नहीं है। तो अब यहाँ पर पहले 543 थे, और इसको फिर बाद में हटा करके 545 से रिड्यूस करके 543 कर दिए गए। और जो भी यहाँ पे सीट्स का डिवीजन है वो 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे किया हुआ है। और अभी ये क्या है कि 2026 तक ये जो है प्रोविजन चेंज नहीं होगा, 2026 तक जो अरेंजमेंट है वही की वही रहेगी। पॉपुलेशन के बेस पे है, जैसे यूपी है, मैक्सिमम सीट्स है 80 सीट्स है। ऐसी बहुत सारी स्टेट्स है जिनकी 1 सीट है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन कम है, तो 1 सीट भी इनफ है उनके लिए। ठीक है, या यूं कह लो कि उतना ही अलाउड है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन पे इतने पीपल रहेंगे, यही डिसाइडेड है। और अगर कभी इमरजेंसी लग जाती है तो बिल्कुल हम पार्लियामेंट का टाइम 1 ईयर एट अ टाइम बढ़ा सकते हैं। एट अ टाइम से मेरा सीधा मतलब है एक बार में 1 ईयर बढ़ेगा, हर बार नहीं, एक बार में 1 ईयर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और 25 ईयर्स एज होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको, जैसे लोकसभा पूरी काम करती है, 93 आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा में, जो उनमें से एक्ट करते हैं, स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। और साथ ही साथ स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, स्पीकर उन्हीं 543 पीपल में से चूज किए जाते हैं। जो 543 पीपल है ना एमपी, उन्हीं में से एक को स्पीकर बना दिया जाता है, उन्हीं में से एक को डेप्यूटी स्पीकर। एक चीज याद रखना, स्पीकर जो है वो ऑलमोस्ट रूलिंग पार्टी के होते हैं। ऑलमोस्ट क्या, हमेशा से यही रूल चलता आ रहा है कि स्पीकर जो होंगे वो रूलिंग पार्टी के होंगे। वही अगर मैं बात करूं डेप्यूटी स्पीकर की, तो वो कौन सी पार्टी के होते हैं, वो ऑलमोस्ट ऑपोजिशन के होते हैं। अभी तो कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, तो अभी यहाँ पर जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है वो खाली है। समझे बात को सब लोग। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जो स्पीकर है ना, वो अभी तक के हमारे जो फर्स्ट स्पीकर रहे हैं, फर्स्ट स्पीकर कौन है हमारे, वो है GV मावलांकर। मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसे कौन से स्पीकर हैं जो सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए रहे हैं, सबसे लंबा समय के लिए रहे हैं। तो क्या आंसर होगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए कौन से स्पीकर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दैट स्पीकर इज, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए काम किए हैं, उनका नाम है बलराम जाखड़। ये जो मैंने आपको अपनी हिंदी की कंपाइलेशन वीडियो दी है ना, उसमें मैंने आपको वैसे ही बताया था, और कई स्टूडेंट्स ने आंसर भी किया है उसका। बट जिन्होंने नहीं करा, मैं उनको यहाँ पर बता दूं, ये इसका आंसर रहेगा, बलराम जाखड़ इज द करेक्ट आंसर। हिंदी वीडियो भी प्रॉपरली पब्लिश हो चुकी है, अगर आपको यहाँ पर देखनी है जा करके, आप पूरा पूरा यहाँ जा करके वीडियो को देख करके पूरी चीजें जो है उसके अंदर से समझ सकते हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत खोल करके चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी जा करके सुन सकते हैं, पूरी कंपाइलेशन वीडियो। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब जो ये स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर है, इनको हटाया कैसे जाता है, देखिए। रेजिग्नेशन तो एक दूसरे को दे देंगे, लेकिन मान लीजिए इनको हटाना है, तो देखो वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो हटाया जा सकता है बिल्कुल।
हटाने के लिए प्रोसेस क्या होता है, दोनों हाउसेस से मेजोरिटी चाहिए होती है, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा की मेजोरिटी अगर मिल जाएगी तो डेफिनेटली उनको यहाँ पर हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि इनको हटाने का प्रोविजन भी हमारे पास है दोनों को लिए। और एक चीज याद रखिएगा, स्पीकर जो है कभी भी पहली बार में वोट नहीं करते हैं, वो सिर्फ तभी वोट करते हैं जब टाई की सिचुएशन होती है। मान लीजिए ए यस और ए नोज जो है उसमें टाई हो गया, जैसे आपको पता है ना, जैसे मैच में टाई हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई दो कंट्रीज मैच खेल रही है, टाई हो गया, तो टाई होने पर क्या करते हैं, उसके बाद हम सुपर ओवर करवाते हैं। उस सुपर ओवर में बताया जाता है कि भाई कौन जीता है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक कास्टिंग वोट होता है जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा डालेंगे अगर कभी दोनों में टाई हो जाता है। क्लियर हुआ सबको? तो लोकसभा के स्पीकर के अंडर ही एक लोकसभा सेक्रेटरीट काम करते हैं जो प्रॉपर वर्क करते हैं उनके अंडर। अब यहाँ पर एक प्रोटेम स्पीकर भी होता है जब कभी नई लोकसभा के मेंबर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए अभी इलेक्शन हुए, नई लोकसभा बैठी है, तो ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा आई है और आते ही लोक स्पीकर के इलेक्शन करा लो और हो गए, ऐसा नहीं होता। 3 से 4 दिनों के लिए जो है स्पीकर की जगह पे प्रोटेम स्पीकर काम करते हैं। टेम टेम का मतलब टेम्पररी स्पीकर है, जो यहाँ पर ओथ दिलवाएंगे लोकसभा मेंबर्स को। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट एक सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं लोकसभा के, जिनको प्रेसिडेंट यहाँ पे चूज करते हैं। कौन चूज करते हैं? प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ही इज ऑलमोस्ट द सीनियर मोस्ट मेंबर। और लोकसभा की फर्स्ट और नेक्स्ट सिटिंग में कभी भी 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कोरम भी यहाँ फिक्स होता है, ये टर्म यूज की जाती है कोरम। कोरम क्या होता है? जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जैसे कि 543 मेंबर है, इसका कोरम क्या है? 10%। जैसे 54, अगर 54 एमपी हैं तभी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, और अगर 54 एमपी प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन किया जा सकता है। ठीक है, 543 मेंबर्स की। और साथ ही साथ ऐसे ही राज्यसभा की है, 245 होते हैं तो 24 हो गया, 10%। तो अगर 24% पीपल या फिर प्रेजेंट है एमपी, तो आप प्रोसीडिंग स्टार्ट करोगे, अदरवाइज उस प्रोसीडिंग को क्या कर दिया जाएगा? स्टॉप कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग यहाँ पर? तो ये आपको लर्न करना है, इसके ऊपर भी आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा यूपी से है, फिर महाराष्ट्र से है। पहली बार लोकसभा के इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 में हुए थे, तब 489 सीट्स थी। और तब जीवी गणेश वासुदेव मावलांकर फर्स्ट स्पीकर बनते हैं। और उसी टाइम पीरियड में उनकी जब डेथ हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो एम ए एयंगर वो नेक्स्ट यहाँ पर उनका टाइम पीरियड कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो है ये एज के ऊपर आपसे पूछा जाता है। एज मैंने आप लोगों को बता दी, इसको आप पढ़ सकते हैं। एजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आरपीए एक्ट के हिसाब से। अगर आपने कभी भी लोकसभा का मेंबर बनना है तो आप जिस भी स्टेट में लड़ रहे हैं इलेक्शन को, आप एटलीस्ट रजिस्टर होने चाहिए वहां पर। और डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे ये बताती है कि भाई किसके लिए कितनी सीट्स रिजर्व रहेगी। जैसे एसटी एससी के लिए, तो एसटी के लिए जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 6 है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में 0 है, क्योंकि वहां पे एसटी पॉपुलेशन नहीं रहती है। जब बिहार से झारखंड सेपरेट हुआ तो सारी जो एसटी पॉपुलेशन थी वो झारखंड में जाके शिफ्ट हो गई, तो वहां से एसटी का हटा दिया गया। इवन वहां पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी नहीं है, पहले हुआ करते थे, एक अलग से पोस्ट थी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, इनकी सिर्फ एक ही सीट है। जबकि त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इनकी लोकसभा में 2 सीट्स है। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोकसभा की सीट्स सबकी लर्न करके जाओ, बट मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि लोकसभा की जिनकी 1 सीट्स हैं या जिनकी 2 सीट्स हैं, आई विल डेफिनेटली से लर्न करके जाइए। अभी नई पार्लियामेंट बन रही है ना, उसमें तो 900 से ज्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। ठीक है, टोटल जो है 131 सीट्स हैं आज के समय में, जिसमें एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड है। एससी के लिए 47, और सॉरी, एससी के लिए है 84, और एसटी पीपल के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड है। और आज की जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम जो है फीमेल
रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, लर्न हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो, अंडमान और निकोबार को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अंडमान निकोबार जो है ना, वहां पर भी 1 सीट है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, और लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर भी ओनली 1 ही सीट आपको देखने को मिलेगी, अलोंग विद मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और ठीक है, बाकी त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 2 2 सीट्स हैं। इसको भी याद रखिएगा। 1 और 2 बहुत है, 3 सीट्स तो किसी की है ही नहीं। 1 और 2 के बाद सीधा 4 आती हैं हिमाचल प्रदेश की, और उसके बाद फिर 5 आती है जम्मू कश्मीर की। उसके बाद 6 किसी की भी नहीं है, सीधा 7 आती है, वो है दिल्ली की। ठीक है, बीच में उत्तराखंड मिस हो गया, उत्तराखंड की भी 5 है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं इसको, जहां से भी बिलोंग करते हैं, मैं बता दूं, बिहार की 40 है। तो आपको ये सीट्स जो है वो एक पता होनी चाहिए कि किसके कितनी यहाँ पर सीट्स हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी में भी सबसे ज्यादा जो है वो गाजियाबाद की है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, जो भी भाई पहले क्रॉस करके जीत गया, नंबर ऑफ सीट्स को ले आया जितनी रिक्वायर्ड है, जीत जाएगा वो, खत्म बात वहीं पर ही। ठीक है, 50% नहीं लाने वोट्स के, जितना चाहिए उतना लेके आएंगे, आप जीत गए तो हो गया, बात खत्म। ठीक है भाई, फर्स्ट स्पीकर लोकसभा से चुने गए। पीए संगमा जो है फर्स्ट ट्राइबल मिनिस्टर बने थे। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर भी बन गए थे, फिर वो आगे मीरा कुमार फर्स्ट विमेन स्पीकर बनी थी, एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। जो आपने सुने होंगे लेबर मिनिस्टर हमारे फर्स्ट बाबू जगजीवन राम, ये उनकी डॉटर है। तो ये सब भी फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा दूं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, पार्लियामेंट हमारे भारत की सबसे बड़ी बॉडी है। पार्लियामेंट हमारे भारत के सारे डिसीजन, सारे लॉ बनाना, सब चीजों के लिए कर सकती है। और दोनों सेशन के बीच में जो एक गैप होना चाहिए वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इवन हमारी पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी पावर है। और अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी किए जा चुके हैं। ठीक है, 105 बार ऐसा हुआ है कि नए नए अमेंडमेंट करके उसमें चेंजेस किए गए हैं। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, ये सब ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट कहलाती हैं। और यू कैन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ये सब ऑफिसर्स जो है वो कहलाते हैं। और अगर कोई भी एमपी 60 डेज का नोटिस दिए बिना अगर वो एब्सेंट रहता है, तो यहाँ पर उनकी मेंबरशिप को टर्मिनेट का मतलब है उनकी मेंबरशिप को हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। क्लियर हुआ? और स्पीकर के पास पूरा अधिकार है कि कभी भी उनको ऐसा लगता है कि किसी भी टॉपिक पर किसी पर्सन को, एमपी को बोलने से रोकना है या दूसरे को बोलने देना है, तो उसे हम कहते हैं यील्डिंग दी फ्लोर। और अगर कोई पर्सन एक पार्टी से छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, उसको कहते हैं क्रॉसिंग दी फ्लोर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकल 253 में साफ लिखा गया है कि मान लीजिए कि कभी भी स्टेट लिस्ट है, कोई टॉपिक स्टेट लिस्ट का है, लेकिन उस टॉपिक पे लॉ बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है, जो हमें सिर्फ एक स्टेट में नहीं पूरी स्टेट के लिए बनाना है। जैसे मान लो वेटलैंड्स के ऊपर बनाना है, या किसी भी XYZ टॉपिक पे बनाना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट के पास अधिकार है। ऐसा नहीं है कि स्टेट ही सिर्फ बना सकती है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट तो पापा है, पापा तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना भाई? तो वही बात है इसके अंदर। अब इसके बाद यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, मनी बिल। देखिए, मनी बिल जो है वो दोनों हाउसेस से पास किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनी बिल, पहली बात तो खास बात यह है कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा के पास खास पावर नहीं है। जाता जरूर है मनी बिल, लेकिन सिर्फ 14 डेज के लिए, और कह लीजिए मुंह दिखाई के लिए जाता है। ठीक है, अब तो शादी हो चुकी है, तो मुंह दिखाई का अब बस वही है कि शादी तो हो चुकी है, अब तो लड़की बदल लेने वाली। बात सिर्फ इतनी है इसके अंदर कि अब जो है राज्यसभा को बिल पास करना ही पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 14 डेज तक अपने पास रखेगी, अदरवाइज बिल पास होगा ही।
ऐसे ही आर्टिकल 108 है। आर्टिकल 108 में सीधा सीधा जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन दिया गया है। जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की, जब कभी भी दोनों हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, या फिर कभी ऐसा हो गया कि एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरा हाउस उसको मोर देन 6 मंथ से पेंडिंग रख के बैठा हुआ है, और वो बिल इंपॉर्टेंट है पास करना, तो क्या करवाई जाएगी, जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है। और अगर कभी भी जॉइंट सिटिंग होती है तो आर्टिकल 118 के हिसाब से स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग पे आके बैठेंगे। अगर ये एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर आएंगे, और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आके प्रिसाइड कर सकते हैं। अभी तक जॉइंट सिटिंग 3 बार हो चुकी है। 1961 में हुई थी डाउरी प्रोहिबिशन बिल के लिए, फिर उसके बाद 1978 में हुई थी बैंक सर्विस कमीशन बिल के लिए, फिर 2002 में पोटा। पोटा क्या चीज है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसके लिए। तो 3 बार अभी तक कंडक्ट करवाई जा चुकी है, और इस मीटिंग को बुलाने का अधिकार, बुलाने के लिए हम क्या कहते हैं, सम्मन, सम्मन करने का अधिकार केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है। प्रेसिडेंट बुला सकते हैं जॉइंट सिटिंग, और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में। क्यों? क्योंकि मनी बिल में तो मैंने अभी बताया राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, तो मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कोई आता है तो उसमें भी पॉसिबल नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स इज नॉट पॉसिबल, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, सबको लर्न हो जाएगा यहाँ तक। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट कहते हैं, ये बजट भी पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है ताकि पूरा पब्लिक फाइनेंसेस कंप्लीट किए जा सके। और कभी हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई से मनी विड्रॉ करना है, उसके लिए भी बिल जो है वो पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होती है। देखिए पार्लियामेंट में 4 टाइप्स के बिल आते हैं। कितने? 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप क्या है, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल का आर्टिकल 110, 117, 368 और 107। ठीक है। मनी बिल में सबसे सुप्रीम पावर किसके हाथ में है, लोकसभा ओनली, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। मनी बिल को पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत, 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। फाइनेंस बिल अगेन सेम सिंपल मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखिएगा स्पेशल मेजोरिटी लगती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन ये स्पेशल मेजोरिटी, इसमें खास बात पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है। स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस, सिंगल हाउस से नहीं। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस। जबकि ऑर्डिनरी बिल जो है उसमें भी सिंपल मेजोरिटी लगती है। और अभी जो मैं आपको ज्वाइंट सेशन पढ़ा रही थी, ज्वाइंट सेशन को भी पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी लगती है, सिंपल मेजोरिटी। ज्वाइंट सेशन के लिए भी सेम टू सेम आपकी सिंपल मेजोरिटी वर्क करेगी। ठीक है भाई, लर्न हो जाएगा सबको यहाँ तक। सीधा आप लोगों से इससे जो है क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, तो इन सबको भी आपको साथ साथ लर्न करते जाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सब आपको लर्न करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस फैक्ट्स है जो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे करवाती जा रही हूँ, इसको आप एक बार करके धीरे धीरे करके मेरे साथ रिवाइज करते रहेंगे। पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर है। आर्टिकल 368 में साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए बिना कुछ भी अमेंड कर सकती है। ठीक है। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ये भी आप देख सकते हैं, चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, आर्टिकल 89, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर्टिकल 93, एंड सेक्रेटरीट रहेगा पार्लियामेंट का आर्टिकल 98, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई 60 डेज के लिए लगातार एब्सेंट है विदाउट द परमिशन ऑफ हाउस और उनको फिर डिस्क्वालीफाई किया गया हो? यस, ऐसा हुआ है। नवंबर 2000 पंजाब,
एक राज्यसभा के इंडिपेंडेंट मेंबर थे एमपी बरजिंदर सिंह हमदर्द। ठीक है, इनको हटाया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कभी अगर थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड पूछने का मन कर गया किसी एग्जामिनर का तो वो ये पूछ सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 105 में अगर कभी पार्ट जो एमपी होते हैं, जितने भी हमारे एमपी है, उन एमपी की पावर, उनकी प्रिविलेजेस सारी कुछ यहाँ पे लिखी गई है। राइट, आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे कि डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है ना, एक बहुत कॉमन सा वर्ड है कि बहुत ही पोलाइट एक्सेप्टेबल बिहेवियर बना के रखिए, अच्छा बिहेवियर बना के रखिए, डेकोरम मेंटेन करना। ये वर्ड तो आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी सुना होगा कि सभी को ये बोला जाता है कि डेकोरम मेंटेन करके रखो, एक शांति बनाए रखो बहुत ही क्लियर तरीके से, उसे कहते हैं डेकोरम मेंटेन करके रखना। ठीक है। उसके अलावा रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन का मतलब क्या होता है कि आप एक पार्टी से, जब जिस पार्टी से आप आए थे, उस पार्टी को छोड़ करके आपने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रखा है, उसे हम क्या कहेंगे? रेनन्सिएशन। वो वर्ड रेनन्सिएशन यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी भी पॉलिसी या एक्शन का गवर्नमेंट ऑफिसर से डिटेल मांगते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरपोलेशन वर्ड। नेक्स्ट है सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब क्या होता है? स्पीकर जो है किसी भी मेंबर को बोलने से रोक रहा है और बाकी को बोलने की इजाजत दे रहा है, उन्हें हम कहते हैं सिट डाउन। ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पढ़ेंगे, जॉइंट सिटिंग में आर्टिकल 108 में कभी भी कोई बिल पास होता है तो वो प्रेजेंट एंड वोटिंग टोटल नंबर्स, सिंपल मेजोरिटी बताई थी ना, सिंपल मेजोरिटी 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के सिलसिले से उसको पास करवाया जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, 50%+1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कोई भी लीगल बिल है तो वो दोनों में से किसी भी हाउस में जा सकता है, लेकिन अगर वो बिल कोई मनी बिल है तो वो लोकसभा में जाएगा, और अगर भी ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है तो भी राज्यसभा जाएगा, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो तब भी राज्यसभा में ही बिल को भेजा जाता है। ठीक है भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देन है यहाँ पर सीएफआई के लिए। सीएफआई अगर आपको कभी भी पैसा निकालना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, तो उसके लिए आप पार्लियामेंट के परमिशन के बिना पैसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। बाकी अगर पब्लिक अकाउंट फंड से निकालना है तो जरूरी नहीं है। ठीक है। हमारे पास तीन तरीके के फंड है, कंसोलिडेटेड, कंटिंजेंसी और पब्लिक अकाउंट्स। अगर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, कंटिजेंसी में भी प्रेसिडेंट की चाहिए। पब्लिक अकाउंट से मनी विड्रॉ करने के लिए कोई भी यहाँ पर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, द पार्लियामेंट की नहीं चाहिए होती। वही अब कंटिजेंसी फंड की मैं बात करूं तो कंटिजेंसी फंड जो है वो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि बहुत ही अर्जेंट है और जरूरी है अभी पास करना, उसके लिए किया जाता है। बाकी ये वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने बताया, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो आरपीए को यहाँ पर करके इसकी एज को है वो रिड्यूस किया गया था। इफेक्ट में इस डेट को मैंने बताया था ना, इफेक्ट में आया था। बाकी हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है जो कि रेलवेज की यहाँ पर जोन में काउंट की जाती है। बाकी एक मोशन होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, और ये मोशन क्या होता है? जब भी कभी मान लीजिए कोई नया सवाल करना है, कोई ऐसी चीज जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, ऐसी अगर कोई भी सवाल करना है तो उसके लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है यहाँ पर वो इस्तेमाल किया जाता है, कॉलिंग अटेंशन। ऐसे ही कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं जो कि पूरे कैबिनेट के हेड होते हैं, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज बोर्ड के भी हेड होते हैं, जो पूरा पार्लियामेंट को कैसे रन करना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में इस पर्सन ने बहुत काम किया है। तो ये पर्सन अपने हिसाब से सारी की सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर चीजों को हैंडल अप किया जाएगा। ठीक है भाई, इनका ये जिम्मेदारी है इस चीजों के ऊपर हैंडल करना। कोई भी मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है भाई।
पार्लियामेंट भारत में सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है। बाकी आप जानते ही हैं सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू तो कर ही सकता है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जुडिशरी में इंटरफेरेंस यहाँ पे कर सकता है। ठीक है भाई। बाकी आप ये पढ़ लीजिए, एक एक्ट है यहाँ पर, मीसा इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में आया था एक ऐसा एक्ट। ऐसे पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, जिसमें कंज्यूमर के पास अपना अधिकार है कि वो कभी भी फूड की टेस्टिंग कर सकता है, कभी भी कंज्यूमर डाई हो जाता है तो यहाँ पर उसको कंप्लेन भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होने चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट है तो वो सारी चीजें यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखी हुई है साथ साथ। ऐसे बहुत सारे एक्ट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, देखो कितने सारे एक्ट के एग्जांपल मैंने यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। जैसे विमेन की प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, SC ST के ऊपर एक्ट हो गया, SC ST का एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, सती प्रथा हो गया, RTI 2005 का हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये एक तरीके से हमारा आज भी एक लीगल राइट है पूरी तरीके से। ठीक है, ये सब आप लोगों से सीधा सीधा सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, ये आप लोगों से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये एग्जाम जो है ना उसमें सीधे इससे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई। ऐसे ही एनजीटी को भी ऐसे ही बनाया गया था इसी तरीके से। एनजीटी भी 2010 में जो है इसीलिए बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, ये ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी सेटअप की जाती हैं, सारा काम देखा जाता है। और इनका जो पीसा है यहाँ पर, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट 1966, इनका काम ही यही है कि सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना है। ठीक है भाई, पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, पहले इन्होंने पंचायत का एक्ट पास किया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। फिर वो पंचायत को एक्सटेंड करना, कहाँ पे एक्सटेंड करना, टू दी शेड्यूल्ड एरिया एज वेल। तो शेड्यूल्ड एरियाज में एक्सटेंड करने के लिए भी ये एक नया एक्ट पास किया गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये सब आप पूरा लर्न कीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो है इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज को। देखिए, हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है हर साल ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, और इसके अंदर दो तरीके की कमेटीज होती है, एक होती है स्टैंडिंग, एक होती है एडहॉक। स्टैंडिंग कमेटी का सीधा सीधा मतलब होता है जो कि परमानेंट रहेंगी, हर साल क्रिएट की जाएंगी, उन्हें कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। और एक होती है एडहॉक। देखिए, एडहॉक वर्ड आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा। एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्पररी बेस पे क्रिएट की जाने वाली कमिटीज। तो यहाँ पर दो कमिटीज थी, स्टैंडिंग और एडहॉक। स्टैंडिंग कमिटी के 6 टाइप है, आप सामने पढ़ सकते हैं। ये है 6 टाइप, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, फाइनेंशियल कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये तीन जो कमिटीज है ना, ये यहाँ पर जो है फाइनेंशियल बेस्ड है, मतलब कि फाइनेंसेस से जुड़ी हुई, सिर्फ फाइनेंसेस काम को देखेगी। फिर है डिपार्टमेंटल कमेटी, जिसमें 24 पार्ट्स आते हैं, 24 डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखेगी। फिर इंक्वायर कमेटी, स्क्रूटिनाइज कमेटी, डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस के लिए कमेटी, जिसके अंदर ये आपके 6 और टाइप्स भी आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कमिटीज को जो है ये क्रिएट किया गया था। ठीक है, अब देखिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कमिटीज के ऊपर, और जो एडहॉक कमिटी है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। एडहॉक का मतलब पता है क्या होता है, ऐसी कमिटी जो अभी बनाई गई, पर्पस फुलफिल हो गया, कमिटी डिसॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर एडहॉक कमिटी में इंक्वायरी और एडवाइजरी होती है। इंक्वायरी कमेटी में क्या होता है, टाइम टू टाइम इंक्वायर किया जाता है, उस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। एडवाइजरी कमेटी में क्या होता है कि कोई भी रिपोर्ट एक पर्टिकुलर बिल पे एडवाइस करने के लिए प्रिपेयर की जाती है। हमसे कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए, हमसे क्वेश्चन आता है जो ये वाली फाइनेंशियल कमिटीज है ना, ये तीनों कमिटीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम के लिए इंडिया में प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये सारी कमेटी पढ़ के जानी ही जानी है, सीधा सवाल इससे आता ही आता है। तो सबसे पहली कमेटी है इसके अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कई बार PAC लिखते हैं, जो कि पहली बार 1921 में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, ये कमेटी जो है वो प्री इंडिपेंडेंट कमेटी है,
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लिखी गई थी। और प्रिपेयर इसको फर्स्ट टाइम किया जाता है 1921 में। और इसमें 22 मेंबर्स होते हैं। 22 का जो डिवीजन है वो 15 और 7 का है। 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। तो याद रखिएगा, ज्यादातर जो है इसमें लोकसभा के होते हैं। और जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, वो सब कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है। वही राज्यसभा का कौन डिसाइड करेगा? जो चेयरमैन है राज्यसभा का वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, 1921 में। और याद रखिएगा, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फाइनेंशियल कमेटी 1921 में बनाई। उसके बाद यहाँ पर एस्टिमेट्स कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, ये सेकंड कमेटी है। सेकंड कमेटी एस्टिमेट्स कमेटी, इसमें टोटल 30 मेंबर्स हैं। पहली पब्लिक अकाउंट्स, दूसरी यहाँ पे आप देखेंगे एस्टिमेट्स कमेटी। ये एस्टिमेट्स कमेटी जॉन मिथाई के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। जॉन मिथाई कौन थे? जॉन मिथाई पहले रेलवे मिनिस्टर हैं। उसके बाद ये आर के शेट्टी के बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। और फिर उसके बाद ये एसबीआई के पहले गवर्नर भी बन जाते हैं। तो जॉन मिथाई के कहने पर जो एस्टिमेट्स कमेटी है उनकी पूरे प्रपोर्शन को 30 कर दिया गया था। और खास बात यह है कि सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो सारे के सारे 30 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है? तो लार्जेस्ट कमेटी भी आपको याद रखना है कौन सी है, एस्टिमेट्स कमेटी। और साथ ही साथ ये कमेटी 30 मेंबर्स है, ऑल फ्रॉम लोकसभा। क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी कमेटी है जहां पे देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम राज्यसभा? आंसर क्या हो जाएगा? एस्टिमेट्स कमेटी। और ये तीनों जो कमिटीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इन तीनों कमिटीज में मिनिस्टर नहीं आ सकते, क्योंकि मिनिस्टर के पास ऑलरेडी अपना काम संभालने के लिए है। तो मिनिस्टर लोग यहाँ पे नहीं हो सकते। ठीक है भाई, मिनिस्टर का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं होता। बाकी क्योंकि मिनिस्टर तो अपने हिसाब से पूरा संभाल ही रहे हैं, तो वो नहीं होते यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। और एस्टिमेट कमेटी का सबसे बड़ा काम कब आता है? जब बजट इंट्रोड्यूस होता है। तो बजट में कितना एस्टिमेट होता है, वो सारी चीजें एस्टिमेट कमेटी में ही इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। फिर यहाँ पर आती है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। 1964 में क्रिएट की गई थी कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जिसमें 15 मेंबर्स हैं टोटल। 15 में से कैसे, ओरिजिनली 15 थे जिसमें 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। उसके बाद इसको वही फिर 22 कर दिया गया, 15 और 7 जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में है ना। सबका जो टर्म है तीनों का 1 ईयर होता है। मिनिस्टर इसमें कभी भी इलेक्ट नहीं किए जा सकते। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, मिनिस्टर नहीं होंगे। ठीक है, ये आप याद रखो। यहाँ पर आपके लिए बना दिया गया है। एस्टिमेट्स में 30, पब्लिक अकाउंट्स में 22, पीएसयू में भी 22। इन दोनों कमिटीज को किसकी असिस्टेंस मिलती है? सीएजी की। सीएजी इन दोनों कमिटीज के फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, मेंटोर, इनकी तरह रहते हैं इन दोनों कमिटीज की। जबकि एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं। और इनका बेसिक काम कब शुरू होता है? जब बजट इंट्रोड्यूस होता है, तब के टाइम पीरियड में एस्टिमेशन का काम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया जाता है। पब्लिक अकाउंट्स में पब्लिक अकाउंट्स का पूरा चेक किया जाता है कि किस चीज की जरूरत है, कितना कितना अमाउंट कैसे चाहिए। और पब्लिक अंडरटेकिंग्स की मैं बात करूं तो पीएसयू में अपने तरीके से, जो पीएसयू है भारत की, उनके हिसाब से देखा जाता है। और जितने जितने मेंबर्स होंगे, चाहे लोकसभा के हो राज्यसभा के हो, लोकसभा के होंगे तो स्पीकर डिसाइड करेंगे, राज्यसभा के होंगे तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिसाइड करेंगे। और तीनों के जो हेड होते हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर ही चूज करते हैं। ठीक है, बस एक चीज याद रखिएगा कि जो पीएससी यहाँ पर होती है वो अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सबमिट करती है। एक खास बात है कि ऑपोजिशन जो होगा ना, उसको यहाँ पर पीएससी का हेड बनाया जाता है। बनाते स्पीकर ही है, पर वो बिलोंग ऑपोजिशन पार्टी से करता है। ठीक है, कई बार इस तरीके की जो कमिटीज हैं, इन लोगों ने यहाँ पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ है उसके ऊपर हो गया। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम जो उस समय यहाँ पर मीरा कुमार को सबमिट की गई थी, तो काफी ऐसे जो स्कैम्स है, घोटाले हैं, वो लोगों के सामने लेके आए। तो पूरी पार्लियामेंट यहाँ पर इन कमिटीज की हेल्प से सारा कुछ डिसाइड करती है, देखती है। ठीक है, तो कमिटी आपसे पूछा जाता है, ये कमिटीज याद रखिएगा।
उसके अलावा ये 24 कमिटीज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 24 कमिटीज के नाम रटने हैं, आपको सिर्फ 24 कमिटीज थोड़ा आइडिया होना चाहिए। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का भी काम आता है बजट के समय, क्योंकि ये 24 है। जैसे कि एक हो गई हेल्थ के ऊपर, एक हो गई डिफेंस के ऊपर, एक हो गई रेलवेज के ऊपर, ठीक है, एक हो गई एनर्जी के ऊपर, एक हो गई पेट्रोल के ऊपर। ऐसे करके 24 आइटम्स पर जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कमिटीज हैं 24 बनाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को संभालने की। तो ये 24 की 24 कमेटी का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरा काम डिपार्टमेंट देखना है, ये सारी चीजें। और इनका ये काम है कि ये सारी डिपार्टमेंटल कमिटीज बजट के जितनी भी ये सारी चीजें आएंगी उनको यहाँ पर डिसाइड करने वाली है, ठीक है। उसके अलावा जो आप ये कमेटी देख रहे हो, जो कि सारी चीजें कौन सी, SC ST के लिए क्या काम होगा, वुमेन के लिए क्या होगा, वो सेपरेट कमिटीज यहाँ पे जो है डेजिग्नेट की जाती है। तो यही आपको पूरा याद रखना है, कौन सी कमेटी कब कैसे कहाँ बनाई जाती है। राइट एवरीवन। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा। कमिटीज में मैं बता दूं बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, फाइनेंशियल कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आर्टिकल 123 तक कंप्लीट होता है। मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ सुप्रीम कोर्ट पे बढ़ने से पहले। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ, यहीं पे लिख देते हैं हम। 79 में लिखा है कि इंडिया में पार्लियामेंट होनी चाहिए। आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है कि इंडिया में लोकसभा, सॉरी, राज्यसभा होनी चाहिए। 81 में लोकसभा के लिए है। उसके बाद करते करते स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन के बारे में है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सारे बिल्स के बारे में लिखा हुआ है। और 4 टाइप की मेजोरिटी से बिल को पास किया जाता है। मैंने आपको बता भी दिया, सिंपल और स्पेशल के बारे में तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इन मेजोरिटीज के थ्रू बिल्स को पास करवाया जाता है। कोई जॉइंट सेशन का बिल है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। कोई अगर मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी बिल है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से ही पास किया जाएगा। तो ये आपको बिल्स याद रखने हैं। बाकी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो पहली बात, खास बात, ये दोनों में से किसी भी हाउस में जा सकता है। ईदर ऑफ द हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। और इसको पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी ही चाहिए इन ईच हाउस। जबकि मैं बात करूं मनी बिल की तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है सिंपल मेजोरिटी से। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, रिटर्न नहीं कर सकती। ओनली जो है रेकमेंडेशंस को ये दे सकती है, केवल और केवल रेकमेंडेशंस। बाकी मनी बिल के केस में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं लगती है, ठीक है भाई। ये सब फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। पार्लियामेंट हमने काफी ज्यादा टाइम लेके, 1 घंटा पूरा लेकर के हमने पार्लियामेंट कंप्लीट करा है। एंड मैं चाहती हूँ कि सब स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से लेक्चर को सुने, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप ही पूरे लेक्चर में। तो कंप्लीट कर लीजिए इस पूरे को। इसमें जो पूछा जा सकता है, ट्रिब्यूनल्स, कमिटीज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि 123 आर्टिकल, 122 तक ये दिया हुआ है। फिर आता है आर्टिकल 123। 123 जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करता है, किसके, प्रेसिडेंट के। अगर कभी भी सेशन में नहीं है हाउस पार्लियामेंट तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है, वो प्रेसिडेंट हमारे बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 123, ठीक है। और इसके बाद ये जब पूरा कंप्लीट होगा, अब आप देखेंगे कि आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट शुरू हो गया है। आर्टिकल 124 से 147 तक किसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर अब आप समझेंगे, देखिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका का जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही हमारा भी है, तो सुप्रीम कोर्ट टॉप पे होता है। उसके बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद लोअर कोर्ट्स होते हैं। सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट भारत में कब बनाया गया, देखिए। सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ नहीं लिखी, मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट एक एक्ट आया है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद 1774 कैलकटा में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसमें जो है, मैंने आपको एक्ट्स में कवर करवा दिया वैसे ये पॉइंट पूरा। सर एलिजे इम्फे जो है क्या बनते हैं, इसके हेड बनते हैं, प्लस 3 अदर जजेस थे, CJI के साथ 3 अदर जजेस थे, ठीक है।
फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वापस से 1935 एक्ट जो है फेडरल कोड के अकॉर्डिंग, फेडरल कोड के नाम से बनाया जाता है 1935। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट, आज के प्रेजेंट जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, प्रेजेंट इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो है 28 जनवरी 1915 में बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके फर्स्ट सीजेआई बनते हैं हमारे H.J. कानिया। याद रखिएगा, H.J. कानिया। आर्टिकल 124 से 147 तक पूरा है, क्योंकि 148 से क्या शुरू हो जाता है, मैंने बताया था ना, सीएजी स्टार्ट हो जाता है, 148 से इसके बाद सीएजी शुरू हो जाएगा। प्रेजेंटली हमारे जो पूरा सुप्रीम कोर्ट है उसमें 34 जजेस हैं, जिसमें 1 सीजेआई है और 33 अदर जजेस हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो जजेस की संख्या थी वो 8 थी। 1 सीजेआई H.J. कानिया थे और 7 अदर जजेस थे। फिर उसके बाद इसको इंक्रीज किया गया, 10, 13, 17, 25, 30, 33, ऐसे करके इंक्रीज किया गया। और जितने भी हमारे जजेस होते हैं उनको सबको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किससे कंसल्ट करके? सबसे बाकी कंसल्ट करके जो है बनाए जाते हैं सीजीआई, और बाकी जजेस को भी सीजीआई से कंसल्ट करके बनाया जाता है। क्लियर है सबको? यहाँ तक आप लोगों को याद करना है कि कंसल्टेशन के बाद उनको बनाया जाता है। बाकी अगर आपको सीजीआई बनना है या फिर आपको जज बनना है तो आपके लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशंस दी हुई है? तो देखिए, क्वालिफिकेशन बनने के लिए पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट जज का, और अगर आप जज हैं तो हाई कोर्ट में जज हो एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए, और अगर आप एडवोकेट हैं तो एटलीस्ट 10 इयर्स का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अंडरस्टैंडिंग में एक पर्सन जो है वो लॉ ऑफ इंडिया को जानकारी रखता हुआ होना चाहिए, या फिर आप कह लीजिए ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। प्रेसिडेंट की नजरों में ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है भाई। मिनिमम एज कभी नहीं लिखी होती, मतलब ले ही लिखी हुई सुप्रीम कोर्ट के जज की। हाँ, मैक्सिमम एज जरूर लिखी हुई है। मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स में है जो मैक्सिमम रिटायर हो जाते हैं। बाकी जब मर्जी नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कभी भी इंक्रीज किया जा सकता है, पार्लियामेंट अपने हिसाब से जैसे हमेशा से करती आई है। प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और कभी भी जजेस का रेजिग्नेशन है वो कौन किसको लिख करके देंगे? वो प्रेसिडेंट को। ठीक है, रेजिग्नेशन। और मान लीजिए कि कभी हटाना है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना है, तो सीधी सी बात है, रिमूवल प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट कभी भी कर सकती है। कैसे? वही स्पेशल मेजोरिटी से, मैंने बताया हुआ ना, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी की हेल्प से कभी भी रिमूव किए जा सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में जो है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला सिस्टम से किया जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से उनको हटाया जा सकता है। बाकी उनका हटाने के लिए ग्राउंड्स भी कौन से हैं? वो है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, प्रूवन मिसबिहेवियर और प्रूव्ड इनकैपेसिटी, मतलब वो काम करने के योग्य नहीं है। तो ये सब भी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यहाँ पे कई कई चीजें बताई हैं। सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज 65 है, जबकि हाई कोर्ट की 62 है। और कभी मान लीजिए सीजीआई नहीं है, कुछ भी तबीयत खराब है, XYZ कोई भी रीजन है, तो वहां पर प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग सीजीआई भी बना सकते हैं। और बाकी जिनकी सैलरीज होंगी वो पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बनाएगी, और CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 उसके अकॉर्डिंग जो है वो सैलरी विड्रॉ वहां से की जाती, उतने उतने अमाउंट की सैलरी विड्रॉ की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ही है जो प्रॉपरली भारत में वॉच डॉग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ही इज द गारंटर और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन करने की भी जिम्मेदारी है, आर्टिकल 32 में ये लाइन लिखी भी गई है, जानते हैं आप सभी लोग। तो ये इनकी ही जिम्मेदारी है इस चीजों के लिए। ठीक है, बाकी सारी सैलरीज वगैरह पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की जज हो उनकी पेंशन हो, चाहे प्रेसिडेंट की हो, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की हो, इवन हाई कोर्ट के जजेस की भी। ठीक है, और ऐसा भी है कि जो आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसी और कोर्ट में जाके आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि हाई कोर्ट के जजेस आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ठीक है,
या आप लिख लीजिएगा। सैलरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और ये कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ये पूछा जा सकता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं पावर की बात करूं तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, बिल्कुल। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से मेरा क्या मतलब है, मेन है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई एविडेंस आया है, कोई प्रूफ आया है, या कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया है, तो वो फाइनलाइज एविडेंस माना जाएगा। सारे सबूत, सारे एविडेंसेस, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में फाइनल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है, हेड ऑफ द कोर्ट है, तो सारी की चीजें वहां पर फाइनल मानी जाएंगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आप अपील भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले कहाँ गए, लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट से जा करके आप कहाँ पहुंचेंगे, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट। तो अपील के थ्रू भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जा सकता है। राइट। पीआईएल भी यहीं पर ही है। पीआईएल चीज क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कोई बात है तो उसके लिए भी आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। यू कैन, आप कोर्ट के दरवाजे जो है कभी भी खटखटा सकते हो, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आने पर। ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को कौन लेके आए थे, पीएन भागवती एंड जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जिन्होंने पीआईएल को यहाँ पर स्टार्ट करा था। पीआईएल आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों में फाइल कर सकते हो, जो कि यूएसए से स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर इसको इंडिया में भी जगह दी गई है। ऐसे ही जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में ही आया था, जिसमें यही बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे। जिसका मतलब है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है और उसको समझना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो फाइनल अथॉरिटी यहाँ पर कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट ही रहेंगे। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी के थ्रू काम करेंगे, प्रॉपरली उनकी जिम्मेदारी है गारंटी की तरह काम करना, लोगों को प्रॉपरली राइट प्रोवाइड करना। और कभी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का भी ज्यूरिस्डिक्शन बढ़ाना है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट ये काम कर सकता है। ठीक है। राइट। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को पैट्रॉन गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई ने एक और बात बोली थी, इट इज अ केज्ड पैरेट, बंधा हुआ कैरेट है, सीबीआई को बोला था। क्योंकि कोल का जब एक स्कैम हुआ था, तब सीबीआई ने फाइनल डिसीजंस तो कई भी सही से दिए नहीं। तो कई बार सीबीआई ने को ये बोला गया कि एक बंद तोता है, जो सरकार कहती है सीबीआई भी वही कर लेती है, अपनी तरफ से जांच तो करती ही नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है। और ये वाला आपको मैंने प्रेसिडेंट के आर्टिकल में बताया था, आर्टिकल 143, जिसमें साफ ये लिखा है कि प्रेसिडेंट कभी भी सुप्रीम कोर्ट से किसी भी टॉपिक के ऊपर, कोई भी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट के ऊपर कभी भी जाकर के कंसल्टेशन ले सकते हैं प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट। ठीक है। और क्या सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है, बिल्कुल, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज। और जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। नो, एट नॉट एट ऑल। इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। ऐसा नहीं है कि वो माननी कंपलसरी हो जाएगी, ये मर्जी है, चॉइस है। राइट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से काम करता है। केशवानंद भारती केस में भी बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था। उस समय जस्टिस एच एल खन्ना थे, जिन्होंने इस पूरी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करके हमारे सामने बताया था। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। ऐसे कई केसेस रहे हैं, बहुत सारे केसेस रहे हैं। बाकी एक फैक्ट आप लिख लीजिए मेरे साथ। के एन सिंह, कमल नारायण सिंह सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए रहे हैं। और वाई वी चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, इन्हीं के बेटे जो है डी वाई चंद्रचूड़, वो आज के समय में चीफ जस्टिस है। फादर सन गोल्स है ना। तो वाई वी चंद्रचूड़ यहाँ पे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई है सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। बाकी कई ऐसे केसेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनको हम लैंडमार्क जजमेंट्स कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जाकर के लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ बातें कही है। ये देखेंगे आप आर्टिकल्स। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, फिर एन जैक बनाया जाएगा। इसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 से ऐड किया गया। एन जैक पता है क्या होता है? अभी पता है, जो जितने भी अपॉइंटमेंट्स है ना, वो कोलिजियम सिस्टम के तहत किए जाते हैं। इस कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करके ये एनजैक आया था, बट स्टिल ये एनजैक आज भी काम नहीं करता। आज भी कोलिजियम सिस्टम ही है जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
ठीक है। बाकी इस फंक्शंस इस कमीशन के लिखे गए हैं। पार्लियामेंट की लॉ बनाने की पावर, सैलरीज, एडहॉक जजेस, रिटायर्ड जजेस को बनाना, सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ रिकॉर्ड, ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। फिर सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सीट क्या रहती है, लिख लीजिए, दिल्ली है। ये लिखा हुआ है बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट रहेगी वो कौन सी रहेगी, तो आप लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की सीट है दिल्ली। लेकिन क्या कभी इसको कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, तो यस, इट कैन बी शिफ्टेड टू होल न्यू प्लेस, किया जा सकता है। ठीक है। तो इसको हम और जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, आपको इस चीज को याद रखना है। आप इसको दूसरी प्लेस पे भी शिफ्ट कर सकते हो, जैसे साउथ में हो गया या और किसी जगह हो गया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बाकी और देखेंगे यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो भी स्टेट और सेंटर के बीच में विवाद आ जाते हैं उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। ठीक है भाई। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अगर कभी भी ऐसा कोई केस आता है जिसमें डायरेक्टली जो है स्टेट और सेंटर के बीच की प्रॉब्लम बात की गई है, तो स्टेट और सेंटर के लिए सीधा सीधा यहाँ पर कौन करता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इसको काउंट किया जाता है। बाकी अपीलेट के थ्रू पहुंच सकते हैं, क्रिमिनल मैटर्स हो, सिविल मैटर्स हो, अलग से केसेस हो, स्पेशल केसेस हो, वहां पे पहुंचा जा सकता है। ठीक है। ये भी आप पढ़ सकते हैं, सर्टेन केसेस को ट्रांसफर करना है। बाकी देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं तो कह रही हूँ लिख ही लीजिए, 141, कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी लॉ को पास किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट का लॉ फाइनली उसके ऊपर क्या होगा, एक पक्का हो जाएगा, वो लॉ 100% रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो लॉ जो है ना बाइंडिंग रहेगा। बाकी 143 मैंने आपको कई बार बता दिया, अब तक तो मुझे लगता है आप सभी को लर्न हो गया होगा, और उसके बाद ये कंप्लीट होता है। ये था आपका पूरा जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन से जुड़ी हुई सारी चीजें। ठीक है। मैंने आप लोगों को पूरा जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव कवर कराया, जिसमें सबसे पहले मैंने प्रेसिडेंट स्टार्ट करा। प्रेसिडेंट में आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक, वाइस प्रेसिडेंट 63 से लेके 73 तक कंप्लीट किया। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा, 74 75। फिर 76 अटॉर्नी जनरल मैंने कंप्लीट कराया। फिर 77 और 78 जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच की पावर डिवीजन के ऊपर है। फिर 79 से लेके 122 तक पूरा पार्लियामेंट के बारे में हमने देखा, बिल्स, जॉइंट सेशन, सब कुछ वो देखा, कमिटीज। फिर 123 मैंने बताया ऑर्डिनेंस बनाने की पावर है। फिर 124 से 147 तक पूरा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। उसके बाद 148 से 151 तक, ठीक है, 148 से 152 तक, सॉरी, सीएजी है। याद है सीएजी मैं आपको ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल के समय पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैंने बताया था, पहले नरहरि राव और अभी जो है हमारे जीसी मुर्मू है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सो 148 से 152 तक पूरे सीएजी। इनके बाद गवर्नर स्टार्ट होंगे। ठीक है। इनके बाद नेक्स्ट जो है 153 से 167 तक गवर्नर का पूरा स्टार्ट होता है। गवर्नर जो कि इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, तो उनको अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहां पर आप हेडिंग बना लीजिए पार्ट 6, ये आएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल 153 से 167 तक पूरा स्टेट एग्जीक्यूटिव दिया हुआ है, जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, सारे लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक है। गवर्नर जो है यहाँ पर काफी बड़ा ऑफिस बताया गया, हर स्टेट में बनाए जाते हैं। और आज तो ये भी है कि मान लीजिए कोई गवर्नर है, तो उसको, सेम पर्सन को एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी गवर्नर बनाया जा सकता है। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक गवर्नर एक स्टेट में काम करेंगे। अगर हमें एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी गवर्नर चाहिए, तो वो भी यहाँ पर प्रोविजन हमारे पास दिया हुआ है। कब? सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1976 1956 के तहत एक स्टेट से ज्यादा के लिए एक गवर्नर हो सकता है, लेकिन सैलरी बेचारे को एक की मिलती है। काम भले ही वो दो के करते हैं, पर सैलरी उनको एक की मिलती है। ठीक है। सैलरी दो की नहीं मिलेगी।
और इनका जो टर्म होता है वो पूरा 5 इयर्स का टर्म होता है। और यहाँ पे इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। इनके लिए कोई इलेक्शंस नहीं होते, डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा उनको नॉमिनेशन दी जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पढ़ सकते हैं अंडर आर्टिकल 156 गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और कभी भी गवर्नर को रेजिग्नेशन देना है तो गवर्नर कभी भी प्रेसिडेंट को लिख करके रिजाइन दे सकते हैं। अब गवर्नर बनने के लिए अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं है तो गवर्नर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती हैं, तो देखते हैं कि क्वालिफिकेशन हमको क्या चाहिए। देखते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली दो क्वालिफिकेशन है। पहले तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, आप सभी जानते हैं इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है। उसके अलावा जो है इनको और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? 35 इयर्स एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है, और उस एज की क्राइटेरिया में आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पर साथ ही साथ दो और कन्वेंशंस डेवलप हो गए हैं धीरे धीरे। ठीक है। पहली चीज, वो जिस स्टेट का हम गवर्नर उनको बना रहे हैं वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते होने चाहिए। आप जिस भी स्टेट का गवर्नर बना रही हो वो पर्टिकुलरली उस स्टेट से बिलोंग नहीं करते होने चाहिए। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि वो मतलब किस जगह से बिलोंग करते होने चाहिए। तो आप जिस भी स्टेट का उनको बना रहे हो वो उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग नहीं करता होना चाहिए, आउटसाइडर होना चाहिए, उनका डोमिसाइल वहां का नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ गए बात को। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसी में नेक्स्ट देखेंगे कि लोकल पॉलिटिक्स से फ्री रहेंगे। साथ ही साथ जब भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा तो प्रेसिडेंट वहां के सीएम के साथ एक बार जरूर कंसल्ट करे। कंपलसरी नहीं है पर कंसल्ट करे तो बेटर होगा। राइट, इसको भी आप लिख लीजिएगा। लेकिन कई बार जो है ऐसा नहीं भी किया जाता, आप जब जानते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता। तो बहुत बार इसके ऊपर डिबेट जो है वो काफी काफी जो है इसके ऊपर की गई है। बाकी कई बार ऐसा होता है कि गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। यहाँ पे फॉलोइंग सिचुएशन में जो है वो गवर्नर यहाँ पर जो है अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट को बोला जाए कि भाई आपको अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी है, तो इस केस में किया जा सकता है। और कभी भी चीफ मिनिस्टर का असेंबली में कॉन्फिडेंस नहीं है तब ये सब चीजों के टाइम पे किया जा सकता है। ठीक है ना। और प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो बिल्कुल गवर्नर की परमिशन के बाद जो है प्रेसिडेंट रूल भी कभी भी लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल भी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा सवाल आते हैं प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, ये आप लोगों से गवर्नर के बारे में पूछा जाता है। बाकी देखिए, गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे कि कभी भी बिल को, जैसे भी कभी हाउस को बुलाना है, हाउस को डिसॉल्व करना है, जैसे कि हाउस को सम्मन करना है या प्रोरोग करना है। सम्मन और प्रोरोग एक ही बात है, या डिसॉल्व करना है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है। और गवर्नर साथ ही साथ स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट भी करता है। ठीक है भाई। और एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 165 के तहत। उसके अलावा गवर्नर जो है वो कोई भी बिल को पास करना है तो उसको लिए पास भी कर सकते हैं, बिल को रिजर्व करके भी रख सकते हैं, बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन मनी बिल में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि मनी बिल में ये प्रोविजंस हमारे लिखे हुए नहीं है, तो मनी बिल में नहीं होता। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कभी गवर्नर को लगता है तो गवर्नर एक बिल को रिजर्व करके प्रेसिडेंट के लिए भी रख सकती है। और ये कब किया जा सकता है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके? कि भाई जब मतलब प्रेसिडेंट से मान लो पूछना है कि जैसे कोई ऐसा बिल है जो कि डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है, या कोई ऐसा बिल है स्टेट पास करवाना चाह रही है जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो गवर्नर उस पर साइन किए बगैर पहले किसके पास रखवाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट फिर चेक करेगा कि भाई उसको पास करना है या नहीं करना है, फिर गवर्नर का रूल नहीं रह जाएगा, फिर प्रेसिडेंट देखेगा कि पास करना है या नहीं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट भी पास कर सकते हैं ना ऑर्डिनेंस, वैसे ही आर्टिकल 213 में गवर्नर भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। देखो 123 आर्टिकल क्या है? प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर हो गई।
ऐसे 213 किसकी पावर है? गवर्नर की पावर है। ठीक है। ऐसे ही आप याद कर लो कि 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ऐसे हाई कोर्ट में 1 और 2 को चेंज कर दो। 214, 4 तो वही है, 2121 कर लो। यहाँ पर भी 3 वही है, 12 और 21 को चेंज कर दो, बस हो जाएगा लर्न। है ना भाई? हो जाएगा सबको ये लर्न। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। बाकी देखो, मैं एक बात बताऊं इसमें कि सरोजिनी नायडू भारत की पहली ऐसी फीमेल रही हैं जो कि गवर्नर की पोस्ट पे हैंडल करी थी, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक हैंडल किया था। बाकी आप गवर्नर के आर्टिकल्स देख लीजिए। कोई बिल पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, तो भी ये रख सकते हैं कंसिडरेशन के लिए, बिल को रिजर्व करके असेंट देने के लिए रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की स्टेट से जुड़े हुए भी आप आर्टिकल्स देख सकते हो। खैर अब तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वैसे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है सिर्फ आपके पास। बाकी इसमें और डिटेल में, मतलब आर्टिकल 370 में, बस ये याद रखिएगा। ठीक है। वहां पे भी गवर्नर है ना, एलजी, वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है भाई। बाकी कभी भी स्टेट में अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पर प्रेसिडेंट कभी भी गवर्नर को यहाँ पर रिपोर्ट, मतलब गवर्नर जो है कभी भी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज करके बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी गवर्नर के पास जो है काफी सारी अपॉइंटमेंट की पावर होती है, जैसे स्टेट के इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं, स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं, स्टेट की फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट मैंने बताया था ना, प्रेसिडेंट के पास भी जाती है और गवर्नर के पास भी आती है। तो वो रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना, उसको पूरा चेक करना, ये सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। ये पूरी सारी इन चीजों को देख के हैंडल कर सकते हैं। ठीक है भाई। फर्स्ट गवर्नर जो है यहाँ पर यहाँ पे देखेंगे, इनके पास पार्डनिंग पावर भी 161 में, और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में लिखी हुई थी। गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है उसमें वो सब कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, वो डेथ सेंटेंस किसी की पार्डन नहीं कर सकते, फांसी की सजा, या फिर कभी किसी को कोर्ट मार्शल किया है, डिफेंस के कोर्ट ने अगर कोर्ट मार्शल किया है, तो उस केस में भी गवर्नर के पास पावर नहीं है। इन दोनों केसेस में पावर किसके हाथ में है? इन दोनों केसेस में पावर है हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, वेस्ट बंगाल की फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन बनी है? पद्मजा नायडू। ये पद्मजा नायडू जो है सरोजिनी नायडू की डॉटर है। ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, आप जानते हैं। ठीक है। बाकी नेशनल वुमेन्स डे जो है वो सरोजिनी नायडू की मेमोरी में ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि सरोजिनी नायडू। ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं, तो वो आप 24 जनवरी कहेंगे, जिस दिन इंदिरा गांधी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो शपथ ली थी। उस दिन हम क्या मनाते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो वो डिफरेंट है, और वुमेन्स डे डिफरेंट है। बाकी इंटरनेशनल वुमेन्स डे वो 8 मार्च है, वो डिफरेंट है। ठीक है। जो हमारे गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो कनाडा के मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नर को ऑफिस से डिसमिस कर दिया हो? तो बिल्कुल, तमिलनाडु के गवर्नर प्रभुदास पटवारी, और ऐसे ही राजस्थान के गवर्नर रघुकुल तिलक। ठीक है, जिनको ऐसा काम किया गया है। तो ये फैक्ट्स भी आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा जरूरी है। आप आर्टिकल्स देख सकते हैं गवर्नर से जुड़े हुए, जैसे कि गवर्नर होने चाहिए एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में सारी अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर्स आती हैं, कि जो हमारी अपॉइंटमेंट किस किस को किया जाएगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, वो सारी पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर में लिखी हुई हो। ठीक है। जैसे कि किस किस को अपॉइंट करेंगे, मैंने बताया ना अभी, ये हाई कोर्ट के जजेस को नहीं करते। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। ये किसको करते हैं फिर? ये करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। ठीक है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। इनका टर्म क्या रहता है ऑफिस का? 5 इयर्स। क्वालिफिकेशन 2 लिखी हुई है, बाकी क्वालिफिकेशन किसने ऐड करवाई है? सरकार या कमीशन, की आउटसाइडर होनी चाहिए। ये सारी बातें सरकार या कमीशन ने ऐड करवा के चेंजेस उसके अंदर
करवाए हैं। ठीक है। कंडीशंस होगी, ओथ कौन दिलवाएंगे? सीजे ऑफ हाई कोर्ट। किसी भी हाई कोर्ट के, मतलब जो उस स्टेट है, उस स्टेट के पर्टिकुलर हाई कोर्ट के सीजे जो है वो यहाँ पर उनके पास अधिकार है क्या करने का? ओथ को दिलवाने का। बाकी पावर है, पार्डनिंग पावर आपको बताया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ दो केसेस हैं, जैसे कि आपके कोर्ट मार्शल करना, डेथ सेंटेंस, उसमें पॉसिबल नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए बनाई गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर एडवोकेट जनरल होंगे स्टेट के, आर्टिकल 165 में। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज है। सेशंस जो होंगे स्टेट लेजिस्लेशन के, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, वो सारी जिम्मेदारी भी किसको दे दी गई है? गवर्नर को। वो सेशन को बुला भी सकते हैं, सेशन को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो बुलाना, डिसॉल्व करने की पावर भी इनको दी गई है। ठीक है, ये पढ़ो। गवर्नर के पास राइट है कि वो मैसेजेस भेज सकते हैं हाउसेस के पास, डिफरेंट डिफरेंट, और पूरा उसमें काम लिखने का। ऐसे ही स्पेशल एड्रेस कभी करना हो तो भी ये कर सकते हैं। बिल्स को असेंट देना है तो बिल्कुल असेंट देंगे। और कभी उसको रिजर्व करके रखना, आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 213 बताया था मैंने। बाकी 217 में हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, पर कंसल्ट किससे करते हैं? गवर्नर से। 233 ये पूरे ही अपॉइंटमेंट करते हैं, और 234 में भी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रॉपरली। गवर्नर किसकी करते हैं अपॉइंटमेंट? जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे उनकी अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी हमारे प्रेसिडेंट की ही होती है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं आप लोगों के गवर्नर से जुड़े हुए, जो आप सभी को यहाँ पर पूरा का पूरा लर्न करना है, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सो वी आर स्टार्टिंग चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। जैसे ही गवर्नर कंप्लीट हुआ, अब कौन आएंगे? चीफ मिनिस्टर। देखिए, गवर्नर जो है ना, वो हेड होते हैं स्टेट के, है ना, जबकि जो चीफ मिनिस्टर है वो हेड होते हैं गवर्नमेंट की। जैसे आपने पढ़ा, जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड होते हैं स्टेट के, और प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं गवर्नमेंट के। ऐसे ही ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है इसके अंदर, बिल्कुल सीधा तरीका है। जैसे ही प्रेसिडेंट यहाँ पर काम करते हैं, वैसे ही गवर्नर काम करेंगे। जैसे पीएम काम करते हैं, वैसे ही सीएम काम करेंगे। समझ रहे हैं सब लोग? इस तरीके से प्रोसेस चलता है। अब जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दूं दिल्ली का। दिल्ली में टोटल 70 सीट्स है एमएलए के, विधायक। तो वो विधायक जो होंगे ना, एमएलए, वो एमएलए यहाँ पर 70 एमएलए के इलेक्शंस होंगे। जो भी इसमें 50% +1, मतलब कि 36 सीट्स आउट ऑफ 70 ले आता है, उस पॉलिटिकल पार्टी के जो भी हेड होंगे वो दिल्ली के सीएम बनने के लिए एलिजिबल होंगे। और कभी ऐसा होता है कि किसी की क्लियर मेजोरिटी है ही नहीं, तो वहां पे गवर्नर अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर, या पढ़ो इधर, यहाँ पे पूरा पढ़ो। गवर्नर हैज टू अपॉइंट लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये होता है, अगर किसी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तब गवर्नर यहाँ पर पर्सनल डिस्क्रिशन के हिसाब से सीएम को अपॉइंट कर सकते हैं। अदरवाइज पता होता क्या है, कि एक पार्टी है, मान लीजिए एक पार्टी की 30 सीट्स रह गई, अब 6 सीटें और चाहिए। तो 6 सीटें वो किससे ले लेते हैं? कोलिशन से, गठबंधन सरकार। कोई भी वो गठबंधन सरकार या मिली जुली सरकार के माध्यम से पूरा रूलिंग कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि कोई गठबंधन सरकार करा के बना देते हैं, और बाकी फिर वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर वो उनका पूरा जो सीट रिक्वायर होती है वो बना दी जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अगर कोई मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है भी नहीं, तब भी उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है 6 महीने के, क्योंकि आपको 6 महीने के अंदर अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना पड़ेगा। विद इन 6 मंथ्स आप मेंबर बन जाओगे, आपको सिलेक्ट करके सीएम बनाया जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, सीएम किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, सीधा पूछा जाता है। बाकी जो यहाँ पर जो सीएम की यहाँ पर एक याद रखिएगा, सीधा पूछा जाता है इसके अंदर, जो सीएम होते हैं यहाँ पर, उनका यहाँ पर टर्म फिक्स नहीं है, वो सिर्फ कब तक रहेंगे? गवर्नर के प्लेजर तक। पर ऐसा मतलब नहीं है कि गवर्नर कभी भी उनको हटा सकते हैं।
गवर्नर उनको सिर्फ तभी हटा सकते हैं जब उनकी नो कॉन्फिडेंस आ गई है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस आ गया। अगर वो प्रॉपरली अभी उनकी मेजोरिटी चल रही है तब गवर्नर उनको नहीं हटा सकते। उनकी सैलरी, उनकी अलाउंसेस, सब कुछ स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे डिसाइड करती है। गवर्नर का ऑफिस तो राजभवन होता है, गवर्नर प्रॉपरली राजभवन में रहते हैं। और बाकी जो है यहाँ पर सब कुछ उनका अलाउंस, एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा सीएम को आप जानते हैं मिलता ही है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पूरे इन फैक्ट्स को आप लोगों को लर्न करना है, ये सारी चीजें। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स भी बता दूं चीफ मिनिस्टर से जुड़े हुए। जैसे कि 163 की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि गवर्नर को एडवाइस करेगी, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होंगे? सीएम। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को चलाने के लिए पूरा काम, तो मैं ये कह सकती हूँ कि फेस ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर एक्चुअली में एक पूरे स्टेट में फेस ऑफ गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। बाकी राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो है। और सेम आप याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, आर्टिकल 165 में, ये भी आकर के हाउस में बैठ सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में जाके बैठ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, वोटिंग नहीं कर सकते। बस वोटिंग के अलावा वो ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा सीएम गवर्नर तक पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट हम जो है यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे।